बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 10 मानव का विकास अर्थात एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन के अंतर्गत पार्ट 1 लेकर के आए हैं। अगर आप लोग इसके पहले के सभी चैप्टर फ्री में बहुत ही आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल में जाकर के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर टोटल चैप्टर्स एक एक टॉपिक अपलोडेड है। बहुत ही आसान भाषा में जाकर के देख लीजिए, तुरंत समझ में आ जाएगा एकदम फ्री में। चलिए आज के पार्ट में आपको बता दें कि मानव के उद्भव का स्थान यानी प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ मैन के अलावा मानव के उद्भव का समय, मानव के विकासीय लक्षण आदि को डिटेल से समझाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए तो प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ मैन सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए जो मानव है इसको आप आधुनिक मानव कह सकते हैं, आधुनिक मानव। तो ये जो आधुनिक मानव है इसका वैज्ञानिक नाम अगर देखा जाए तो होमो सेपियंस ये आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम है, होमो सेपियंस। अगर इस मानव के उद्भव की कथा को देखा जाए कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इसका उद्भव कैसे हुआ, इस चीज को देखा जाए तो इसके उद्भव की जो कहानी है, जो कथा है, वो जीवाश्म जो होते हैं, जीवाश्मों के रूप में चट्टानों में अंकित है। जीवाश्मों के रूप में चट्टानों में अंकित है। जो मानव है इसके उद्भव की कहानी, इसके उद्भव की जो कथा है, उत्पत्ति की जो कथा है, वो जीवाश्मों के रूप में चट्टानों में अंकित है। लेकिन देखा जाए तो अभी ये जो जीवाश्म की चट्टानें मिली हैं ये पूर्ण नहीं है। ये जो अभिलेख मिले हैं ये अभिलेख पूर्ण नहीं है, कह लीजिए अपूर्ण है, पूरी तरह से नहीं मिले हैं। खंडित जीवाश्म मिले हैं, ऐसे कह सकते हैं, खंडित जीवाश्म मिले हैं, खंडित जीवाश्म मिले हैं। तो जो खंडित जीवाश्म मिले हैं, जो अभिलेख मिले हैं, उन अभिलेखों के आधार पर अगर देखा जाए तो जो मानव का विकास है, मानव का जो उद्भव है या विकास है, ये इसकी कथा एशिया व अफ्रीका और यूरोप भी मान लीजिए, एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कुछ भागों से मानी जाती है। इस आधार पर तथ्य निकला कि जो अफ्रीका है, चीन है, यूरोप है, इसके जीवाश्म अफ्रीका, चीन और यूरोप से मिले हैं। मानव के उद्भव के जो स्थान हैं वहां से के जीवाश्म कहां से मिले हैं? अफ्रीका, चीन, यूरोप, यहां से इनके जीवाश्म प्राप्त हुए हैं या जीवाश्म मिले हैं। अगर एशिया की बात की जाए, एशिया की, तो एशिया में जो पालतू जंतु थे, पालतू जंतुओं व पौधों की संख्या सबसे अधिक थी, सबसे अधिक। एशिया में पालतू जंतुओं और पौधों की संख्या सबसे अधिक थी। और एशिया की जो सभ्यता है ये सबसे पुरानी सभ्यता है, पुरानी सभ्यता है। और ये जो एशिया है, एशिया के आसपास की जो जलवायु थी वो विकास के अनुकूल थी। ये अब मानव के उद्भव का समय देखते हैं कि समय क्या था। अब मानव के उद्भव का समय बताने से पहले आपको बता दें कि अभी पहले आप इसको समझ लीजिए, फिर नोट्स के साथ आपको दिखाएंगे कि इसको परीक्षा में कैसे लिखें, इसको एग्जाम में कैसे लिखें कि अच्छे नंबर प्राप्त हों। तो पहले समझते हैं, इसके बाद फिर लिखना बताएंगे। मानव के उद्भव का समय या टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ मैन। तो अगर मानव का विकास कब हुआ है इसकी बात की जाए कि मानव का विकास जो है ये कब हुआ है, तो ये अभी किसी को सही से पता नहीं है, या कह लीजिए कि विवादास्पद बात है या विवादास्पद विषय है कि मानव का विकास कब हुआ है। आपको बता दें जो रामापिथेकस था, रामापिथेकस जो था, इसकी जब खोज हुई तो इसकी खोज के बाद माना गया कि जो मानव का विकास है, मानव का विकास लगभग में 50 लाख वर्ष पुराना है। 50 लाख वर्ष पुराना है मानव का विकास। यानी कि जो रामापिथेकस था इसकी खोज के बाद में ये लोग मानने लगे थे कि लगभग 50 लाख वर्ष पुराना मानव है।
और रामापिथेकस की खोज के बाद ही वैज्ञानिकों का मत था, जो वैज्ञानिक थे वैज्ञानिकों का मत था कि विकास जो हुआ है संभवतः 1 करोड़ 30 लाख वर्ष पहले हुआ है। मानव का विकास 1 करोड़ 30 लाख वर्ष पहले हुआ है। और किस युग में कहा जाए तो मध्य नूतन युग में हुआ है, या आप कह लीजिए मियोसीन युग में हुआ था, या इस युग के अंतिम काल में हुआ था। अंतिम काल में मानव का विकास हुआ था। तो मानव का विकास लगभग में 1 करोड़ 30 लाख वर्ष पहले मध्य नूतन या मियोसीन युग के अंतिम काल में हुआ था, या कह लीजिए कि जो प्लियोसीन युग था, प्लियोसीन युग के शुरुआत में हुआ था। शुरुआत में मियोसीन युग के अंतिम काल में या प्लियोसीन युग के शुरुआत में हुआ था। चलिए अब मानव विकास के विकासीय लक्षण देख लेते हैं। तो मानव के विकासीय लक्षण यानी एवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स ऑफ मैन, तो पहला है द्विपाद चालन या द्विपद चलन यानी बाइपेडल लोकोमोशन। तो जो मानव था वो भूमि पर चलता था और पिछली टांगों का प्रयोग करता था, पिछली टांगों से चलता था। द्विपद चालन में क्या होगा कि जो मानव है भूमि पर रहता है और पिछली टांगों से चलता है, भूमि पर रहता है और पिछली टांगों से चलता है, और जो अग्र टांगे थी, आगे की टांगे थी या अग्रपाद थे कह लीजिए, उनसे अन्य विभिन्न कार्य करता था। जबकि अगर कपि को देखा जाए, ये वृक्षाश्रयी थे, वृक्षों पर रहते थे, पेड़ पौधों पर रहते थे, और इनकी भुजाएं कैसी थी? भुजाएं लंबी लंबी थी, लंबी भुजाएं थी टांगों की अपेक्षा में, और ये चलते समय अगली भुजाओं का सहारा भी लेते थे, यानी अगली भुजाओं से भी चलते थे और पिछली भुजाओं से भी चलते थे, यानी अग्रपाद और पश्चपाद दोनों से चलते थे। अगर दूसरे लक्षण की बात की जाए, सीधी मुद्रा, पहला था द्विपद चालन, अब सीधी मुद्रा लिया जाए तो सीधी मुद्रा में यानी एरेक्ट पोस्चर में क्या होगा कि कपि जो थे थोड़ा झुक कर चलते थे, जो कपि थे थोड़ा झुक कर चलते थे, जबकि जो मानव था वो सीधा चलता था, कपि थोड़ा झुक कर चलते थे। तो जो सीधी मुद्रा है, ये द्विपाद जो चालन है, इनके कारण मानव और कपि में काफी तुलनात्मक लक्षण पैदा हो गए। इसी तरह से अगर अगले विकासीय लक्षण की बात की जाए तो तीसरा आप बता सकते हैं चेहरा यानी कि फेस। तो चेहरे में क्या था कि जो मानव और जो कपि थे इनके चेहरे में काफी अंतर था, यानी लंबे व चौड़े दांतों वाले कपि थे, लंबे दांत थे, चौड़े दांत थे। जो कपि थे इनके लंबे और चौड़े दांत थे और इनमें थूथन निकला हुआ था, जो थूथन था वो निकला रहता था। थूथन को क्या कहते हैं? प्रोग्नेथस कहा जाता है, प्रोग्नेथस। तो ये निकला रहता था या थूथन निकला रहता था, उभार रहता था, कह लीजिए बाहर की ओर उभार। और आपको बता दें जो मानव था, मानव में ठोड़ी होती थी, कपि में ठोड़ी नहीं होती थी। और जो कपि थे उन कपियों में भौहों के ऊपर अस्थियां जो थी मोटी मोटी थी, मानव में मोटी नहीं थी, लेकिन कपियों के ऊपर जो भौहों के ऊपर अस्थियां थी वो मोटी मोटी थी, जबकि मानव में अधिक ऊंची या मोटी नहीं होती। ऐसे ही अगर दांत की बात की जाए कि दांत कैसे थे, तो मानव और कपि में जो दंत विन्यास था उसमें भी अंतर था, दांतों में भी मानव व कपि में अंतर था। यानी कह लीजिए कि जो कपि के दांत थे इनमें 36 होते थे, कपियों में दांत 36 होते थे, और मानव में 32 होते थे। कपियों में 36, मानव में 32। और जो कपि थे, कपियों में जो रदनक दांत था, रदनक या कैनाइन कह लीजिए, कैनाइन
रदनक या कैनाइन बड़े होते थे, बड़े बड़े से। जो कपि थे इनमें रदनक या कैनाइन बड़े बड़े होते थे, जबकि मानव में ये छोटे छोटे होते थे। भोजन की भोजन कैसा था? तो जो मानव था ये पहले शाकाहारी थे, शाकाहारी थे। मानव पहले शाकाहारी थे, इसके बाद सर्वाहारी हो गए, सब कुछ खाने लगे। सर्वाहारी नहीं सब कुछ खाते हो, शाकाहारी नहीं पेड़ पौधों से उत्पाद हरी साग सब्जियां ही खाते हो। अगर अगला देखा जाए लक्षण छठा, तो वस्तुओं को जो पकड़ने की क्षमता थी, पकड़ने की क्षमता, तो इनकी जो कलाई थी, कलाइयों में थोड़ा सा घुमाव उत्पन्न हुआ और घुमाव के कारण वस्तुओं को पकड़ने में आसानी होती थी। अंगूठा जो था वो अन्य उंगलियों से 90 डिग्री पर था, अन्य उंगलियों से 90 डिग्री पर था, जिससे अन्य चीज़ों का उपयोग करने में भी आसानी होती थी। ऐसे ही अगर बौद्धिक विकास की बात की जाए कि बौद्धिक विकास कैसे हुआ, बौद्धिक विकास की बात की जाए तो बौद्धिक विकास के अंतर्गत आपको बता दें कि चरम सीमा पर था। बौद्धिक विकास चरम सीमा पर था। गूढ़ चिंतन थे, गूढ़ चिंतन करते थे, ये गूढ़ चिंतन थे। तर्क संगतता थी इनमें, और भावनाओं की अभिव्यक्ति कर पाते थे, भावनाओं की अभिव्यक्ति कर पाते थे, भावनाओं की अभिव्यक्ति। और अक्षरबद्ध वाणी थी, यानी कि अक्षरों का प्रयोग करने लगे थे। तो इस तरह से ये हो जाएगा। और इसके बाद अगर मस्तिष्क व कपाल गुहा की बात की जाए, मस्तिष्क व कपाल गुहा की बात की जाए, तो अगर मानव की कपाल गुहा को देखा जाए तो 1500 सीसी थी। मानव की कपाल गुहा लगभग में 1500 सीसी थी और सुविकसित थी। ऐसे ही बहुत सारे लक्षणों का विकास हुआ। अभी अब नोट्स में आपको दिखाएंगे कि किन किन लक्षणों का विकास हुआ। चलिए मानव की पूर्वज परंपरा को समझा देते हैं। ये मानव की पूर्वज परंपरा में आपको बता दें कि हमने अभी बताया था कि मध्य नूतन या फिर कह लीजिए कि मियोसीन युग, मध्य नूतन या मियोसीन युग के अंतिम काल में मानव का विकास हुआ। अंतिम काल में मानव का विकास हुआ था। और इस विकास में अगर देखा जाए तो मानव और कपि का जो पूर्वज था, कपि व मानव के जो पूर्वज थे, मानव और कपि दोनों एक ही पूर्वज की संतानें हैं। तो पूर्वज परंपरा में पहला है आदि पूर्वज प्राइमेट्स, या आप गजश्रू कह सकते हो, गजश्रूज, आदि पूर्वज गजश्रूज। तो ये मनुष्य जो होता है, मनुष्य एक प्राइमेट है। मनुष्य क्या है? एक प्राइमेट होता है। और आपको बता दें कि मानव के सबसे पहले पूर्वज कौन थे? तो और आपको बता दें कि जो मानव का विकास हुआ है ये प्राइमेट्स से ही हुआ है। मानव का विकास प्राइमेट्स से ही हुआ है। और 10 करोड़ वर्ष पहले क्रिटेशियस कल्प में चूहों से या चूहों के समान कीट भक्षी स्तनधारी हुए थे। जैसे छछूंदर होती है, छछूंदर जो होती है ये चूहों के समान प्राइमेट्स है। तो इसका विकास हुआ और धीरे धीरे करके इसी से मानव का विकास हुआ था। तो ये गजश्रू हो जाएगा। फिर दूसरा आते हैं प्रोसोमियन प्राइमेट, वो गजश्रू था। तो प्रोसोमियन प्राइमेट पूर्वज में क्या है कि ये वृक्षाश्रयी भी थे, वृक्षाश्रयी छछूंदर थे और लीमराइट्स थे कह लीजिए। तो वृक्षाश्रयी जो थे ये 6 करोड़ वर्ष पहले प्लियोसीन युग में इनका पूर्वज गजश्रू था। वृक्षाश्रयी जो छछूंदर थे 6 करोड़ वर्ष पहले प्लियोसीन युग में गजश्रू इनका पूर्वज था। और इनकी पूंछ लंबी व चौड़ी होती थी, पूंछ लंबी व चौड़ी। रेटिना में शंख कोशिकाएं भी थी, ऐसे फल भी खाते थे ये। ऐसे ही जो लीमराइट्स थे तो इसमें लीमर्स आ जाएंगे, लीमर्स हैं, लोरिस हैं, टर्सियस हैं। इन पूर्वजों का विकास कीट भक्षी वृक्षाश्रयी से हुआ है।
कीटभक्षी वृक्षाश्रयी से इनका विकास हुआ। और कब? तो प्लियोसीन युग में इनका विकास हुआ है। ये टहनियों को पकड़कर पेड़ों पर चढ़ते थे, हाथ पैरों में विशेषीकृत रखते थे, पूंछ जो इनकी थी पूंछ से संतुलन बनाते थे, नाक इनकी कैसी थी? तो नाक छोटी थी। और लीमर जो थे, लीमर अफ्रीका में पाए जाते थे, और जो लोरिस है ये भारत में पाया जाता था। फिर अगर तीसरे की बात की जाए तो एंथ्रोपाइड या मानवाकार पूर्वज, मानवाकार पूर्वज, एंथ्रोपाइड या मानवाकार पूर्वज के अंतर्गत जो अल्पनूतन या ऑलिगोसीन या कह लीजिए कि मध्यनूतन या मियोसीन काल में इन पूर्वजों का जन्म हुआ था, या इन पूर्वजों से 3 शाखाओं का जन्म हुआ। कौन सा? तो लीमर, लोरिस व टर्सियस, इनसे 3 शाखाएं बनी थीं। अल्पनूतन या प्लियोसीन युग और मध्यनूतन या मियोसीन काल में एंथ्रोपॉइड जो थे, एंथ्रोपॉइड पूर्वजों से 3 शाखाओं का विकास हुआ, लीमर, लोरिस और टर्सियस। और फिर धीरे धीरे करके इन्हीं से अन्य जीवों का विकास हुआ, अन्य जंतु बने। और अगर अगले पूर्वज की बात की जाए तो होमोनिडो का उद्भव, यानी ये जो चौथे में था तो लगभग 2.4 करोड़ वर्ष पहले होमोनिड का उद्भव हुआ, या होमोनिड अस्तित्व में आए। 2.4 करोड़ वर्ष पहले होमोनिड अस्तित्व में आए। लोग अच्छा मानते हैं कि जो मानव का विकास है वो बंदरों से हुआ है, लेकिन अब तक आप समझ गए होंगे कि बंदरों की अपेक्षा जो मानव का विकास है वो कपि से हुआ है, कपि के समान पूर्वजों से हुआ है कह लीजिए। इसीलिए कहा गया था कि जो मानव है और कपि ये किसी एक ही पूर्वज की संतानें हैं। तो इनका विकास मियोसीन युग में अफ्रीका, चीन और भारत आदि में हुआ है। तो चलिए अब इसको परीक्षा में सब कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका भी आपको समझा देते हैं। तो देखिए, मानव के उद्भव का स्थान, आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस सैपियंस है। मानव के उद्भव और विकास की कथा जीवाश्म के रूप में चट्टानों में अंकित है, किंतु ये अभिलेख अपूर्ण है। अब तक मिले खंडित जीवाश्म अभिलेखों से वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मानव के विकास की कथा एशिया, यूरोप तथा अफ्रीका के कुछ भागों से प्रारंभ होती है, क्योंकि आदि मानव के जीवाश्म मुख्यतः चीन, अफ्रीका और यूरोप से मिले हैं। एशिया की सभ्यता सबसे पुरानी है। एशिया और उसके आसपास की जलवायु मानव के विकास के अनुकूल थी। मानव के उद्भव का समय, तो मानव का विकास कब हुआ है, यह एक विवादास्पद विषय है। रामापिथेकस की खोज से पहले यह माना जाता था कि मानव के विकास की कथा 50 लाख वर्ष पुरानी है, किंतु रामापिथेकस की खोज के बाद से मानव वैज्ञानिक का मत है कि मानव का विकास संभवतः 1 करोड़ 30 लाख वर्ष पहले मियोसीन युग के अंतिम काल में प्लियोसीन युग के प्रारंभ में हुआ था। फिर हेडिंग डालेंगे मानव के विकासीय लक्षण। तो विकास के अंतर्गत उपार्जित निम्नलिखित विशिष्ट लक्षण मानव को कपियों से अलग करते हैं। पहला है द्विपद चालन। तो मानव भूमि पर रहता है और पिछली टांगों की सहायता से चलता है, अर्थात चलन के कार्य से मुक्त होने के कारण अग्रपाद या भुजाएं विभिन्न कार्यों के उपयोग में आती हैं। इसके विपरीत आधुनिक कपि अभी भी वृक्षों पर रहते हैं। इनकी भुजाएं टांगों की अपेक्षा लंबी हैं और चलते समय टांगों का सहारा लेते हैं। इस तरह से चित्र बना देना है, ये चित्र बना देंगे। इसके बाद में डालेंगे हेडिंग सीधी मुद्रा। कपि थोड़ा झुक कर चलते हैं और मानव सीधा चलता है। सीधी मुद्रा व 2 पैरों पर चलने के कारण मानव में अपने निकटतम संबंधी कपियों की तुलना में शारीरिक विकास परिवर्तन पाए गए। फिर चेहरा, तो कपियों में लंबे व चौड़े दांत होते हैं, जिससे उनके चेहरे का थूथुन आगे की ओर निकला रहता है, जबकि मानव में जबड़े होते हैं, इसीलिए चेहरा सीधा साधा रहता है। मानव में ठोड़ी होती है, कपि में इसका अभाव होता है। और इसके बाद डालेंगे दांत। मानव व कपियों के दंत विन्यास, आकार और आकृति में अत्यधिक भिन्नता होती है। कपियों के दांतों की संख्या 36, किंतु मनुष्य में 32 होती है। और इस तरह से चित्र बना देंगे। और इसके बाद में इसी तरह से आपको सारा लिखना होगा। इसको शॉर्ट ले लीजिए, ये शॉर्ट ले लीजिए, ये मानव की पूर्वज परंपरा जो अभी आपको समझाया था। और इसके बाद में पूर्वज परंपरा के अंतर्गत पहला पूर्वज गजश्रु, इस तरह से
और इसके बाद में दूसरा वाला था प्राइमेट पूर्वज, इस तरह से लिख लेंगे, शॉर्ट ले लीजिए, आना होगा, ऐसे चित्र बना देना है। होमोनिडों का उद्भव लिखना होगा। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर ना किया हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।